दोस्तों ट्रेड वॉर 2.0 का उद्घोष हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इस बार अमेरिका अकेला नहीं है, पूरे G7 को साथ में साध लिया है। आप देख सकते हैं इन शो ऑफ यूनिटी G7 ने मिलके चाइना को उसके ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए नाम लेके बुलाया है। कहा है कि तुम जो कर रहे हो बिल्कुल गलत है और इसके लिए अब रिपरकशन होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रेड वॉर होने वाला है और इस बार यूएस अकेला नहीं होगा। चाइना के लिए बड़ी समस्या की बात है क्योंकि उसके जो बड़े मार्केट्स हैं, फिर वो यूरोप हो गया अमेरिका हो गया, दोनों मिलके चाइना को घुटनों पर लाने वाले हैं। दोस्तों देखने वाली बात क्या है, ये सब कहां हो रहा है? G7 की बैठक में हो रहा है। G7 की इस वक्त अगर आप देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है और उसी में ये सब कुछ सामने आ रहा है। पर दोस्तों जानने वाली बात क्या है, G7 के जो हेड्स हैं उनकी भी मीटिंग होने वाली है और उसमें भारत की प्रधानमंत्री को मेलोनी जी ने अभी बुला भी दिया है, तो वो भी जाने वाले हैं। यानी एक बड़ा प्लान फिगर आउट हो चुका है और इसमें इंडिया से भी G7 की कुछ उम्मीदें हैं। तो क्या भारत को G7 के साथ मिलकर किस प्रकार से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारे आयामों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे मेन समस्या क्या है। चाइना के लिए भी कहीं ना कहीं वो फंस गया है, ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है। क्या हुआ है, आइए आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, न्यूज में क्या है जल्दी से देख लेते हैं। G7 के फिनेंस समिट में जो इटली में हुआ, उसमें यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन, उन्होंने कहा कि देखिए हमें कंसर्न्स हैं, चाइना की जो फैक्ट्रीज हैं ग्लोबल डिमांड से अधिक प्रोडक्शन कर रही हैं, जिस वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट चाइना कर रहा है और बड़े कम कीमत पर कर रहा है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो चाइना अपने सामान को दुनिया भर में डंप कर रहा है और इस वजह से उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड के जितने भी इकोनॉमीज हैं उन सभी के लिए जो प्रोडक्शन है उसको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है चाइना से। यहां पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली नाम लिया इमर्जिंग मार्केट्स का। उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए नहीं है, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी है, यानी कि इंडिया के लिए भी है। और दोस्तों यहाँ पे आपको तो मालूम ही है, इमर्जिंग मार्केट्स थर्ड वर्ल्ड का लीडर बनके इंडिया उभरा है और उसी G7 के बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। क्या कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है, आइए उसके तरफ देखते हैं। पर उससे पहले देखते हैं G7 ने क्या कहा मिलके। दोस्तों उन्होंने कहा कि देखिए चाइना की जो इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी है और उसके साथ चाइना के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, दोनों मिलके दुनिया भर में बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यूएस और चाइना का बायलैटरल कंसर्न नहीं है, बल्कि सभी का है। स्पेशली इसके लिए G7 कंट्रीज एक साथ एकजुट होके वो अपने वर्कर्स को, अपने बिजनेसेस को चाइना के अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। येलन ने कहा, यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाइनीज इंपोर्ट्स पर अब टैरिफ बढ़ाने वाले हैं और जिस वजह से चाइना जो अपने सामान को डंप कर रहा है हमारे इकोनॉमी में, वो होने से हम रोकेंगे। और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के फेडरल ट्रेजरर ने भी कह दिया, उन्होंने भी कहा कि देखिए हम भी चाइना जो डंपिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में हम दुनिया भर के इस वक्त ऑलरेडी उस पर रिपोर्ट्स बना रहे हैं कि किस प्रकार से चाइना उसे डंपिंग कर रहा है, वो अंडर स्टडी है। दोस्तों यहाँ पे कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे जो आप नीली रेखा देख रहे हैं चाइना के एक्सपोर्ट्स हैं, ये जो ऑरेंज रेखा आप देख रहे हैं ये चाइना के इंपोर्ट्स हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो साल है ना 2008 का, बड़ा ही वाटरशेड ईयर है। क्या हुआ 2008 में? बीजिंग ओलंपिक्स, चाइना में बीजिंग ओलंपिक्स हो रहा था, जिसके लिए चाइना में दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हुआ। बीजिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरहॉल किया गया। चाइना में प्रोडक्शन कैपेसिटी उसके कुछ साल पहले से आप देखें तो बढ़नी शुरू हुई क्योंकि चाइना के जो डिमांड्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, वो सरप्लस कैपेसिटी का, वो सरप्लस कैपेसिटी जब एक बार बीजिंग ओलंपिक्स हो गया, बढ़िया हो गया, तो वो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी टैपर डाउन नहीं किया गया, कम नहीं किया गया, बल्कि उसको और बढ़ाया गया। नतीजन चाइना का जो भी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी था वो डोमेस्टिक डिमांड्स के साथ साथ पूर्ण रूप से एक्सपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड तो बीजिंग के बाद कम हो गई। नतीजन ये हुआ 2008 से चाइना दुनिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बड़े ही अनप्रोपोर्शनड तरीके से, दुनिया को जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है, कम दाम में एक्सपोर्ट करने लगा और यही आपको देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अधिक है। दूसरा प्रॉब्लम यूएस के अंदर भी है।
उनको अपने अंदर झांक के इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। उन लोगों ने एक प्रिंटिंग मशीन इकोनॉमी बना ली है, जिसमें यहां पे आप जो ऑरेंज रेखा देख रहे हैं ये यूएस के इंपोर्ट्स हैं, ब्लू रेखा यूएस के एक्सपोर्ट्स हैं। यूएस दुनिया को कुछ दे ना दे, दुनिया से लेता बहुत कुछ है, और लेने के लिए उसको कुछ देना नहीं पड़ता, केवल कागज का टुकड़ा अपना डॉलर दे देता है। टेक्निकली कागज का भी बनाना नहीं पड़ता, वो बस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होता है। तो बस वो कागज दे देता है और उसके बदले में दुनिया से सामान ले लेता है। और इस प्रकार से आप अगर देखें तो पूरा डेट रिडन इकोनॉमी है, उधार लेता है, डॉलर छापता है, उधार बढ़ाता है और उससे सामान खरीदता है। सेम पैटर्न वहां के लोगों में भी दिख रही है। लोगों की बात करें तो वो भी क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी चल रही है, सब उधार पे चल रहे हैं। और यही जो सरप्लस डॉलर है, इसी से वो रिसर्च एंड इनोवेशन भी करता है। जो सरप्लस पैसा है वो R&D में, क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव है, उसके लिए वो डाइवर्ट कर देता है। तो वो सब मिला के आप देखिए तो यूएस इकोनॉमी एक ड्रग एडिक्ट की तरह उधार पे चल रही है, प्रिंटिंग मशीन इकोनॉमी बनी है। तो यहां पर चाइना और यूएस एक दूसरे के पूरक बन के उभरे हैं। लेकिन अब इनकी अकल खुल रही है, क्योंकि यूएस का डेट अब 7वें आसमान पे है, बच्चे ये पैदा कर नहीं रहे हैं, तो आने वाली कोई पीढ़ी नहीं है जिसके सर पे ये डेट मार के चले जाएं। तो अब क्या किया जाए, अब कौन डेट भरेगा? आज के जनरेशन को अगले जनरेशन, यूजुअली क्या होता है, अगर आप सनातन इकोनॉमिक्स में देखें तो जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को और संपन्न करके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न इकोनॉमी कैसी हो गई है? वेस्टर्न इकोनॉमी अगर आप देखें तो वो पूर्ण रूप से खुद ऐश कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर उधार मार रहे हैं। तो ये उस प्रकार की इकोनॉमी जो बन गई है। और चाइना दूसरे तरफ उसका पूरक था, वो अपना सामान बेचता जा रहा था, तो ये सब एक दूसरे के पूरक थे। लेकिन अब यूएस में फर्दर उधार लेने वाला कोई नहीं है, तो अब उनको समझ आ रहा है कि ये डेट तो बबल बर्स्ट होने वाला है, करे तो करे क्या। तो यहां पर वो आ गए हैं, चाइना के पीछे पड़ गए हैं कि यार तुम अपना सामान बेचना इस प्रकार से बंद करो, तुमसे हम सामान लेना बंद करेंगे। पर चाइना भी यहां पे कुछ कह रहा है। चाइना कहता है कि भाई देखो, हम तो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी ही नहीं है, हम तो सर्विसेज इकोनॉमी है। अब आप भी सुन के चौंक जाएंगे। वो कहता है हाँ, मेरा जीडीपी का डेटा देखो, सर्विसेज सेक्टर 54.6% मेरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, मैन्युफैक्चरिंग 38.3% कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं तो हुआ ना सर्विसेज इकोनॉमी। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो ये सर्विसेज में जो 54.6% है, इसमें सबसे बड़ा सर्विसेज का सेक्टर क्या है? रियल एस्टेट बिजनेस, जो अकेला चाइना के जीडीपी का 27% है। तो ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो सर्विसेज का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो मैन्युफैक्चरिंग का ही आउटकम है। तो आप काहे के सर्विसेज इकोनॉमी हो गए? तो ये नंबर बना के लोगों को गुमराह करना बंद करें। यहां पर दोस्तों एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक है, चाइना पे फोकस्ड है, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। उनका कहना है कि जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वही चाइना की जीडीपी ग्रोथ को ड्राइव करती है। अब ये बात बोलने के लिए ज्यादा रिसर्च या थिंक टैंक की क्या आवश्यकता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन वो इस बात को विद प्रॉपर रिसर्च भी सामने ला रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना के कुछ चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? अगर आप देखें तो कंजम्पशन एज परसेंट ऑफ जीडीपी कितना है। यूके का जितना जीडीपी है उसका 83% वो खुद कंज्यूम करता है। यूएस में भी 83% है, फ्रांस में 77 है, जापान में 75 है, इंडिया में 72 है, जर्मनी में 71 है, लेकिन चाइना में ये केवल 54% है। यानी कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट रिलायंट है। एक्सपोर्ट पे ओवर रिलाई करोगे तो फॉरेन प्रेशर तो पड़ेगा। कल को फॉरेन मार्केट में डिमांड ड्रॉप होगा तो तुम्हारी इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी। कल को फॉरेन प्लेयर तुम्हारा उस पर कंट्रोल कम होगा तो वो आ जाएगा, बोलेगा तुम तो हमें अपना सामान डंप करते हो, ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से चाइना काफी वल्नरेबल टू ब्लैकमेल है और आपको वही होता हुआ दिख भी रहा है। दोस्तों चाइना ने प्रयास किया कि वो मैन्युफैक्चरिंग टैग अपना शेड कर दे। उसके लिए उसने रियल एस्टेट को काफी तेजी से बढ़ाया। आप यहाँ पे ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये बता रहा है कि कितना बैंक लोन अलग अलग सेक्टर को दिया गया। पीली रेखा बता रही है मैन्युफैक्चरिंग को कितना लोन मिला, ये नीली रेखा है रियल एस्टेट को कितना लोन मिला। आप देख सकते हैं 2014 के बाद रियल एस्टेट में खूब लोन चाइना ने डाइवर्ट किया, लेकिन यहां पे 2021 को उसका प्रॉपर्टी क्राइसिस आता है और उसके बाद चाइनीज क्रेडिट पॉलिसी कहती है अब रियल एस्टेट में और लोन नहीं देंगे, अब पूरा लोन मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होगा। यानी कि चाइना जो प्लान्ड इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग पे अपना फोकस बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा, इसको और अधिक बढ़ा रहा है। क्यों नहीं बढ़ा रहा? कारण बड़ा सरल है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ चाइना पे
कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के बदौलत बैठी हुई है, जिसमें कैरेट क्या है? इकोनॉमी। लोगों को लगता है यार मेरे पिताजी के टाइम हम सब गांव में रहते थे और हमारे यहाँ बड़ी गरीबी थी, भुखमरी थी। आज देखो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो चाइना के माओ ने किया था, आप देखें तो तब से अब तक काफी बदलाव आ चुका है चाइना में। एक जनरेशन पहले लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि किस प्रकार से भुखमरी थी। वो कहते हैं कि यार बचपन में तो भुखमरी देखी, अब देखो बुढ़ापा आ रहा है, आज सब कुछ बढ़िया है, मेरा बच्चा बढ़िया काम कर रहा है। यानी कि चलो मेरे फंडामेंटल राइट्स, मेरे फ्रीडम सरकार ने गिरवी रख लिया है, लेकिन मैं भूखे तो नहीं मर रहा। ये क्या है? गाजर। स्टिक क्या है? चाइना का जो मिलिट्री है, जो स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग है, जिसके द्वारा वो सब कुछ कंट्रोल में रखता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो उसकी इकोनॉमी चाइनीज पॉलिसी मेकर्स इंश्योर कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाते जाएं। जो चाइनीज पॉलिसी मेकर्स है वो जानते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, फॉरेन मार्केट में बैकलैश आ रहा है, फिर भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सब जानते हुए, क्योंकि उनको मालूम है जिस दिन वो प्रोडक्शन में कट डाउन करेंगे उस दिन जॉब लॉसेस होने लगेगा। उस दिन ये लोग जो ये सोच रहे हैं कि चलो अपने फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स गिरवी है, लेकिन 2 वक्त की रोटी है, घर सर पे छत है, वो जो फीलिंग है वो चली जाएगी। फिर लोग क्यों अपना फ्रीडम कट डाउन करवाएंगे? यानी कि ये जो गाजर है, ये जो अभी सुंदर लगता है, ये सुंदर लगना बंद हो जाएगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमी है उस पर सवाल उठने लगेंगे। तो इस वजह से चाइना अपना एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग चाह के भी कम नहीं कर पा रहा। नॉर्मली क्या होना चाहिए? डिमांड नहीं है तो फैक्ट्रीज बंद होंगे, दोनों इक्विलिब्रियम वापस अटेन होगा। तो यहां पे वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि चाइना की सरकार जानबूझ के नहीं कर रही। नतीजन क्या होगा? ट्रेड वॉर होगा। आप देख सकते हैं यूएसटीआर ने इशू कर दिया है, यूएस ट्रेजरी जो है उनका, उसका यूएसटीआर, उसमें अगर आप देखें तो ट्रेड रिपोर्ट जो आता है उसमें कि किस प्रकार से आने वाले टाइम में किस पे कितना लगाया जाएगा टैरिफ। तो कैथरीन टाई है यूएसटीआर की जो चीफ है, वो खुद, मतलब आयरनी ही कहिए कि वो खुद एक माइग्रेंट चाइनीज फैमिली की बेटी हैं। तो उन्होंने ही यहाँ पे ये एक प्रपोज टैरिफ एंड एप्लीकेशन डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं लेकर के आई हैं, जिसमें 50% सोलर सेल पे लगने वाला है, वैसे ही 50% टैरिफ सेमीकंडक्टर्स पे लगने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है ना, एक ईगो वॉर है। पहले वेस्टर्न वर्ल्ड को लगता था चाइना तो हमारे बदौलत प्रोड्यूस कर रहा है वो सारी चीज जो हमको नहीं चाहिए। स्टील बनाना हो गया, ग्रीन हाउस गैस निकलता है, पॉल्यूशन होता है, वैसे ही पॉलीमर हो गया, वो सब चाइना हम बनाने दे रहे हैं, चाइना बना रहा है। यानी चाइना वो सारी चीजें बनाता है जिससे पॉल्यूशन होता है, जो कि चीप मटेरियल है, प्लास्टिक गुड्स है, वो सब चाइना बनाता है। लेकिन अब चाइना उनको चैलेंज कर रहा है। अब चाइना हाई एंड, अगर आप देखें, सेमीकंडक्टर फॉर्म बनाने में काफी आगे बढ़ रहा है। जो नए फैब्रिकेशन प्लांट्स आ रहे हैं चाइना में सबसे अधिक आए हैं। कहा जा रहा है आने वाले कुछ सालों में चाइना की जो पकड़ है सेमीकंडक्टर्स में, वो ताइवान को compete करने लगेगी। वो बात अलग है, जो हाई एंड सेमीकंडक्टर्स हैं 4 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर, उसमें ना सही, लेकिन अधिकतम सामान में, टीवी में, फ्रिज में, गाड़ियों में जो सेमीकंडक्टर चाहिए वो 3 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर वाला नहीं चाहिए। तो वो सारी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गुड्स हैं उनमें जो चाहिए सेमीकंडक्टर, टीवी वगैरह में, वो सब चाइना फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे अब चाइना हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में यूएस को धक्का दे रहा है, उसी की टेक्नोलॉजी चुरा रहा है और उसी वेस्ट को पीछे हटा रहा है। वैसे ही अगर आप देखें सोलर सेल में 50% ला रहा है, क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सेल मैन्युफैक्चरर चाइना है। जर्मनी को पीछे हटा के चाइना ने उसे सरपास किया था कुछ साल पहले, और तब से चाइना दुनिया में सोलर का किंग है। तो यहां पे अब वेस्ट के ईगो पे आ रहा है कि भाई अब तो चाइना हमारे बिना भी आगे बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है गैंग अप करेंगे, है ना। तो ये गैंग अप कर रहे हैं। G7 समिट इटली में होने वाला है, उसमें हमें ऑलरेडी अब इशारे मिल गए हैं। मेजर थीम होगा चाइना को कॉर्नर करना, और इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी जी, है ना, पीएम मोदी जी को बुला रही हैं, आओ G7 समिट में बैठो, आओ तुम भी। तो यहां पे दोस्तों इसका मतलब बड़ा सरल है, चाइना को जो कॉर्नर करना है उसमें इंडिया का बड़ा रोल होने वाला है। इस पूरे सीन में चाइना को कॉर्नर करने में अब जाहिर सी बात है इंडिया भी क्या चाहेगा कि हमारे भलाई में जो जो चीज हम वेस्ट से, चाइना से इस फाइट में ले सकते हैं हम ले लें। तो इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हम कोलैबोरेशन करें,
क्योंकि इन लोगों ने चाइना के साथ जब कोलैबोरेशन किया तो चाइना ने इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनकी जो प्राइवेट कंपनीज की थी, वो सब चुरा ली। तो हम उनको ये इंश्योर कर सकते हैं कि तुम्हारा आईपीआर हमारे यहां सेफ है, तुम इसमें हमारे साथ कोलैबोरेट करो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिलेशंस को हम और बढ़ावा दे पाएंगे, क्योंकि सारा चाइनीज एक्सपोर्ट्स ये वेस्टर्न वर्ल्ड डोमेस्टिकली नहीं मैन्युफैक्चर कर पाएगा एफोर्डेबल कॉस्ट पे, क्योंकि लेबर कॉस्ट तुम्हारे यहां बहुत हाई है। तो काफी बड़ा चंक निकलेगा जो ये G7 कंट्रीज चाहेंगे अब किसी अन्य देश में डाइवर्सिफाई करें, तो उसमें इंडिया बड़ा प्लेयर बन के उभर सकता है। तो इंडिया के लिए काफी चीजें आने वाली है। G7 भी इंडिया को चाहता है। इंडिया क्या क्या ले पाएगा ये तो G7 समिट जब होगा इटली में तभी हमें पता चलेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप हमें ट्विटर पे अवश्य फॉलो करें, Kanjal_GS मेरा हैंडल है, वहां पर जाएं, जाके फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा।